हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी आज। इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो सारे लोग जुड़ जाइए एक बार और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेट भी हुए टाइम के हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था कहीं, तो मैं लेट आ पाया। ठीक है नहीं, तो फिर स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास और कंटिन्यू फिर उसे करते हैं इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी में मैंने आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बड़े अच्छे से समझाया था। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है नहीं। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो किसी भी देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसके कैसे आपके पास काउंट होता है, या कौन कौन से सूचकांक हैं जो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में आपको बता सकते हैं, ठीक है नहीं। या आपके पास विश्व के स्तर पर कैसे ये पता लगता है कि उस देश की आर्थिक समृद्धि अच्छी है और उस देश की आर्थिक समृद्धि खराब है। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम विभिन्न सूचकांकों को पढ़ेंगे और विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि भारत इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में कहाँ ठहरता है। तो एक बार आप ये बता दें कि मेरी आवाज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है नहीं। क्या आप मुझे सही से सुन पा रहे हो? ठीक है, आपके पास है नहीं सारा। और देखो, मैंने आपको एक ये भी बताया था कि अर्थव्यवस्था को मापने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, और हाँ, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर विच इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संसाधन, पहला बताया था। एक बार थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं तो आप उससे जुड़ जाओगे फिर क्लास से। तो पहला मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संसाधन। अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधन अच्छे होंगे तो वो देश जो है वो विकास कर सकता है। प्राकृतिक संसाधन में मतलब वहाँ पर खनिज की अच्छी व्यवस्था होगी, वहाँ पर आपके पास अयस्क होंगे, ठीक है नहीं। तो वो देश जो है प्राकृतिक रूप से मतलब संपन्न देश कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये मुख्य कारण नहीं है, क्यों? क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे जापान में उन लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर मैन पावर को ज़्यादा वरीयता दी गई है, यानी ह्यूमन स्किल को ज़्यादा वरीयता दी गई है, और लोग स्किल्ड इतने हैं कि उन्होंने कम संसाधन होने के बावजूद भी विकास को करके दिखाया। कम संसाधन होने के बावजूद उन्होंने विकास को करके दिखाया। वो इतनी उस लेवल पर स्किल्ड हो चुके हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन मेन चीज़ है, आपके पास स्किल भी एक बहुत बड़ा आपके पास चीज़ होता है। किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए वहाँ के पर्सन का, वहाँ की ह्यूमन पावर का स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने बताया था आपको पूंजी निर्माण। अगर किसी देश में पूंजी का निर्माण ही नहीं होगा, वो लोग पैसे ही नहीं कमाएंगे, तो दोस्तों फिर इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? जब पैसा आपके पास जेब में पैसा नहीं होगा तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया पूंजी उत्पाद अनुपात। मतलब ये है कि प्रति इकाई उत्पादन में आने वाली कॉस्ट। पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है? प्रति इकाई आपके पास उत्पादन में आने वाली जो कॉस्ट है वो पूंजी उत्पादन अनुपात कहलाता है, ठीक है ना। पूंजी उत्पाद अनुपात, अगर जिस देश में ये ज़्यादा होता है तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो क्या होती है? लो लेवल की होती है। क्योंकि अगर आपको बनाने में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं किसी वस्तु को, तो किसी वस्तु को अगर बनाने में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो वो क्या होगा दोस्तों? वहाँ पर कोई भी व्यक्ति निवेश नहीं करेगा। अगर किसी वस्तु को बनाने में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो वहाँ कोई भी व्यक्ति निवेश नहीं करेगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए पूंजी उत्पाद अनुपात भी कम होना चाहिए, यानी ICOR, ठीक है नहीं। ICOR जो होता है आपका वो कम होना चाहिए ताकि निवेश आए। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें कि कृषि का विक्रय अधिशेष, यानी कि कृषि का विक्रय अधिशेष। इसका मतलब ये था कि जब जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, उनकी जनसंख्या आगे बढ़ती है, वैसे वैसे जो है खाद्यान्न की जरूरत बढ़ती है। अगर आपके पास खाद्यान्न की जरूरत बढ़ेगी, ठीक है नहीं भाई, लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने के लिए अन्न भी चाहिएगा। तो जिस देश के पास कृषि अधिशेष होता है,
जिस देश के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं खाने के, तो वो देश जो है सर्वाइव करता है। तो किसी भी देश की संपन्नता में कृषि अधिशेष का भी होना बहुत जरूरी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। उसके बाद मैंने एक बताया था आपको औद्योगिकरण की तीव्र प्रवृत्ति या तीव्र गति। जिस देश में औद्योगिकरण तेज होगा, जिस देश में आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, तो उस देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जब रोजगार के दोस्तों अवसर पैदा होते हैं तो लोगों की जेब में जब पैसा जाता है तो लोग विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, और जब लोग विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भाग लेंगे तो ओबियसली बात है आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, और जब आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और विभिन्न जो चीज़ें हैं वो भी आपके पास बढ़ जाएंगी, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो पॉजिटिविटी की ओर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इंडस्ट्री निवेश का होना बहुत ज़रूरी, किसी भी देश में इंडस्ट्री का लगना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, यानी कि जो इकोनॉमी है उसमें सेवा क्षेत्र का क्या योगदान होता है, तो सर्विस सेक्टर की बढ़ती भूमिका। अगर लोग अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, लोग अच्छे से स्वास्थ्य सेवाएं लेंगे, तो वो आपके पास एक मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो स्किल्ड व्यक्ति होंगे, तो वहाँ वो जॉब करेंगे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सेवा क्षेत्र में इन्वॉल्व होंगे, उनके पास पैसे का मतलब कमाई का साधन होगा, तो उससे अर्थव्यवस्था वो मूव करेगी, ठीक है नहीं। फिर मैंने आपको तकनीकी उन्नति की भी बताया था कि अगर किसी भी देश में तकनीकी उन्नति नहीं होगी तो वो देश आपके पास सफल नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। आर्थिक प्रणाली, किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो उस देश की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाए, यानी सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए, आपके पास सरकार की ऐसी भागीदारी होनी चाहिए कि वो देश जो है आर्थिक उन्नति कर सके, ठीक है नहीं। उसके बाद एक राजनीतिक कारक मैंने आपको बताए थे कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो उस देश में जहाँ स्थिर सरकारें होती हैं तो वहाँ पर विकास की संभावना बढ़ जाती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। मानव संसाधन मैंने आपको बताया था, ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपके पास स्किल्ड लोग हैं तो वो देश बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। फिर उद्यमशीलता मैंने आपको बताई थी, अगर आपके अंदर उद्यमी होने की एक क्षमता है, अगर आपके अंदर उद्यमशीलता की एक क्षमता है, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने की एक क्षमता है, तो वो देश भी आगे बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, लोग बैंक में पैसे रखे रहते हैं लेकिन उसे निवेश नहीं करते, तो अगर आपके पास बैंक में इकट्ठे पैसे हैं, आपने निवेश किया है, तो आप बढ़ सकते हो आगे, ठीक है नहीं। सामाजिक लागतें, यानी सामाजिक लागतें का मतलब जो भी शिक्षा पर खर्च किया जाता है, स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है, तो जो देश शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करता है, स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करता है, तो उस देश के लोग काफ़ी आपके पास संपन्न होते हैं, शिक्षा से भी स्वास्थ्य से भी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं, ठीक है नहीं। आज हम बात करेंगे विभिन्न सूचकांकों की, यानी कि आपके पास कौन कौन से सूचकांक ऐसे हैं जिनके आधार पर हम अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जो हो रही है उसे माप सकते हैं। तो कौन कौन से सूचकांक हैं, तो पहला अपना सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो विभिन्न सूचकांकों पर हम बात करेंगे। विभिन्न सूचकांक, तो विभिन्न सूचकांकों की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपके पास लिखेंगे, यहां से सूचकांक को बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है नहीं। तो आपके पास चलो ये डिफरेंट इंडेक्स, तो विभिन्न सूचकांकों पर हम बात करेंगे, ठीक है नहीं। पहला सूचकांक आपका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये पहला सूचकांक है आपके पास। इसे हिंदी में बोलते हैं वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड के स्तर पर अगर आपको किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नापना है या किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी आपको लेनी है, तो आप विभिन्न जो है सूचकांकों पर काम करोगे। आप विभिन्न सूचकांकों का अध्ययन करोगे और विभिन्न सूचकांक में वो देश की रैंक देखोगे
तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है, ठीक है नहीं। तो आपके पास वैश्विक भूख सूचकांक, इसमें आपके पास क्या क्या बातें आपको याद रखने वाली होती हैं इसमें सूचकांक में, तो आप ये लिखोगे कि इसे, तो ये जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ उस टाइप से सूचकांकों को हम याद रखते हैं। जब करंट में आप चीज़ों को पढ़ोगे तो कैसे आप अपने नोट्स बनाओगे पीटी के, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो विभिन्न सूचकांकों में जब हम बात करेंगे तो पहला सूचकांक आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसमें आप याद रखोगे इसे, पहली चीज इसे, आपके पास अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति, अंतर्राष्ट्रीय ठीक है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इस टाइप से ये होगा ना, इसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि आपके पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। और अगर इंग्लिश में बोलूँ आपके पास तो इसे बोलेंगे इंटरनेशनल, अगर इसकी बात करूँ मैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश जल्दी याद हो जाती है, तो ये आपके पास इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है नहीं, इंस्टीट्यूट। यानी कि आपके पास शॉर्ट में अगर बात करें तो आई आपके पास FPRI, ये आपके पास इसे जारी करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि PCS में तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैश्विक भूख सूचकांक कौन संस्था जारी करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ठीक है नहीं, अनुसंधान संस्थान, ये 1 नंबर का आपका PCS का बन गया। IAS में क्या होता है, IAS में एक तो यही पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी बात वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में सही है, तो आपके पास वो एक तो संस्थान का नाम दे देगा कि इसे UNDP के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, गलत दे देगा लेकिन आपको याद रखना है। और एक उसमें भारत की रैंक दे देगा, ठीक है, कि इसमें भारत की रैंक ये है, या इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर ये मापा जाता है वो दे देगा, ठीक है नहीं। तो आप लिखोगे कौन कौन से फैक्टर पर ये मापता है, फैक्टर मापने में मतलब किसी भी देश में भूख के स्तर को मापने के लिए कि कोई देश में भूखमरी किस लेवल पर है, उसे मापने के लिए फैक्टर जो यूज करता है वो यूज करता है अंडर नंबर फर्स्ट, अंडर नरिशमेंट, पहला करता है अंडर नरिशमेंट, अंडर आपके पास नरिशमेंट, और इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अल्प पोषण, अल्प पोषण, पहली चीज। दूसरा फैक्टर ये लेता है आपका, दूसरा फैक्टर लेगा ये नंबर 2 चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, और जिसे हिंदी में बोला जाता है बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर क्या होती है, 0 से 5 वर्ष के बच्चे की जो डेथ होती है उसे, ठीक है नहीं, बाल मृत्यु दर में, ठीक है। उसके बाद आपके पास 0 से 5 वर्ष से कम, 0 से 5 वर्ष से कम, ये बाल मृत्यु दर। उसके बाद नंबर 3 जो होता है, नंबर 3 इसमें होता है चाइल्ड वेस्टिंग,
चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग को जो है आप हिंदी में जो लिखते हो वो लिखते हो लंबाई के अनुपात में कम वजन, ठीक है नहीं, यानी कि लंबाई के अनुपात में कम वजन, मतलब वजन कम होना, वजन कम होना, ये आपके पास। और नंबर 4 जो है इसमें, नंबर 4 इसमें आप ये लिखोगे चाइल्ड स्टंटिंग। ये यूपीएससी पूछती है, चाइल्ड स्टंटिंग। और इसमें आपके पास क्या होता है, आयु के अनुपात में लंबाई कम होना, आयु के अनुपात में लंबाई कम होना। तो ये 4 फैक्टर हैं। और भारत की रैंक पूछ लेगा कि भारत की रैंक कौन सी है 2021 के हिसाब से। तो 2021 के अगर हिसाब से मैं बात करूं तो भारत की रैंक है इसमें 101। भारत की रैंक है, यहां लिख देता हूं मैं, 2021 में भारत की जो रैंक है वो 101 है। कितने देशों में? 116 में, 116 देशों में, ठीक है नहीं, देशों में। बस ये याद रखना है आपको। तो कोई भी आप जब प्री का क्वेश्चन मतलब नोट्स बनाओगे और मतलब इंडेक्स को बारे में पढ़ोगे, ठीक है नहीं, इकोनॉमी में, तो आपको नोट्स ये ऐसे बनाने होते हैं। वो इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो जैसे वैश्विक भूख मतलब सूचकांक था, कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है नहीं, वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा ये जो है हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। इंग्लिश में ये बोलते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इसके द्वारा। दूसरी बात है आपके पास अंडर नरिशमेंट, यानी कि अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट, ये फैक्टर है, यानी कि जो संस्था ये जारी करती है सूचकांक को, वो किन किन फैक्टरों पर ध्यान देती है? तो पहले तो वो अल्प पोषण पर ध्यान देती है कि इस देश के अंदर पोषण की मात्रा कितनी है, लोगों को कितना पोषण मिल रहा है, वो इस चीज़ पे ध्यान देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पे ध्यान देगा चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि बाल मृत्यु दर इस देश में कितनी है। अगर बाल मृत्यु दर ज़्यादा है तो फिर उसे रैंक उसी हिसाब से दी जाएगी। चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि यहाँ पर ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जिनकी लंबाई के हिसाब से उनका वजन कम है, यानी कि ऐसे बच्चे जो लंबे तो हैं लेकिन उसकी लंबाई के हिसाब से वजन नहीं है, ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है। और चाइल्ड स्टंटिंग देखता है कि ऐसे बच्चे कितने हैं कि उनकी आयु तो काफ़ी हो चुकी है लेकिन उनकी लंबाई कम है, तो ऐसे बच्चे कितने हैं। तो इन 4 फैक्टर को ये चेक करता है और उसके आधार पर रैंक जारी करता है। यूपीएससी में क्या पूछेगा? एक तो ये पूछेगा किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, और 4 फैक्टरों में से 2 फैक्टर दे देगा, लिख देगा कि यह चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग दोनों को काउंट करता है। और भारत की रैंक जो है 2021 में इतनी है, ऐसा करके पूछ लेगा, ठीक है नहीं। और पीसीएस में कैसे पूछा जाएगा कि वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है नहीं, एक तो ये तरीका। या फिर पूछ लेगा वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, ठीक है नहीं, ये पूछ लेगा। तो ये पीसीएस का लेवल हुआ। और ये अगर पूछेगा तो ये आईएएस का लेवल हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो कल ने भी नोट आप इसे, तो कौन कौन आपके पास, जब ये नोट करना नहीं आ गया तो आप मुझे बता दें, ठीक है नहीं, कि आप नोट कर चुके तो बता दें। नोट हो चुका, वेरी गुड भाई। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे मैं देखो मेन इंडेक्स आपको कराऊंगा, मेन जो इंडेक्स हैं वो मैं आपको कराऊंगा और वो करा दूंगा। उससे फिर आपको जो करंट में आप खबरें पढ़ोगे तो उसमें आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि इस खबर का हमें नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम आपके पास ये पढ़ेंगे आगे
अगला अपना इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला इंडेक्स ह्यूमन, इंग्लिश इस वजह से भी लिखवा रहा हूँ मैं कि आपको इंग्लिश में अच्छे से याद रहे, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो कभी कभी जो है वो हिंदी, क्योंकि आईएएस का जो पेपर होता है वो इंग्लिश की हिंदी छपता है, हिंदी मतलब इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट होता है, तो वो हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए या इस टाइप की हिंदी ट्रांसलेट कर दें कि आपके समझ में ना आए वर्ड, तो इसलिए इंग्लिश में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नंबर 2 अपना ये है, ठीक है नहीं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपके पास, इसे हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ठीक है नहीं, ये चीज बोला जाता है मानव विकास सूचकांक। इसमें आपको क्या याद रखना है भाई, पहला तो ये चीज है कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे आप बोलते हो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है नहीं, द्वारा जारी किया जाता है। और ये किन किन चीज़ों को या मतलब ये काउंट करता है, ये फैक्टर जो आपके पास है किन किन फैक्टर पर ये रैंक जारी करता है। तो पहला फैक्टर है आपका लॉन्ग एंड हेल्थ लाइफ, मतलब लॉन्ग, या आपके पास हेल्दी एंड आपके पास हेल्दी या लॉन्ग या ये दूसरे से लिख देते हैं, किन किन बातों को ये काउंट करता है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, हिंदी में लंबा एवं स्वस्थ जीवन। ठीक है ना, ये आपके पास लंबा एवं स्वस्थ जीवन। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है, ये पहला फैक्टर है जो काउंट करता है ये मतलब रैंक बनाने में। दूसरा फैक्टर है जो रैंक बनाने में काउंट करता है नॉलेज, ठीक है नहीं, नॉलेज को लेता है ये, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान उपलब्धि, ठीक है नहीं, ज्ञान की उपलब्धि। उसे लेता है। और तीसरी चीज को ये लेता है नंबर 3 पे, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी आपके पास एक अच्छा जीवन स्तर, एक अच्छा जीवन स्तर। तो ये 3 फैक्टरों को काउंट करता है अपनी रैंक बनाने में विभिन्न देशों की। और इसमें आपके पास रैंक जो है 0 और 1 के बीच होती है, ठीक है नहीं, रैंक नोट करके लिखेंगे, रैंक जो है इसमें नोट में लिखेंगे, रैंक किसके बीच में होती है, रैंक
0 और 1 के बीच, ठीक है नहीं, जो 0 होती है वो बैड होती है, 0 बैड रैंक, बैड रैंक सबसे बैड, ऑफ आएगा ये, 0 सबसे बैड, ठीक है नहीं, और 1 जो है सबसे अच्छा, 1 जो होता है वो सबसे अच्छा होता है और 0 सबसे बैड होता है, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें और क्या चीज़ काउंट होती है, 2021 में भारत की रैंक और सबसे ज़्यादा कौन सा देश रहा पहले रैंक पर, तो हम यहाँ लिखेंगे नोट में कि 2021 की अगर हम बात करें तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर, और भारत 2021 में भारत की जो रैंक है वो भारत की रैंक है दोस्तों 129, यानी कि 129/189। इसका मतलब ये होता है 129/189 का मतलब 189 देशों में भारत की जो रैंक है वो 129 है, ठीक है नहीं। तो ये अपना दूसरा इंडेक्स था, मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरा इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये जो मैं इंडेक्स करा रहा हूँ इनका मकसद केवल यही है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को और वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की माप कैसे की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, वो आपको बताया जाता है कि माप जो की जाती है विभिन्न इंडेक्स के माध्यम से की जाती है, जिनमें पहला इंडेक्स था ग्लोबल हंगर इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह जारी किया जाता है आपके पास संयुक्त राष्ट्र विकास संघ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UNDP बोला जाता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में ये बोला जाता है। इसके द्वारा ये सूचकांक जो है जारी किया जाता है। अब फैक्टर जो है इस सूचकांक के वो कौन कौन से हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। जब कोई ये संस्था UNDP विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी करती है तो ये किन किन बातों का ध्यान रखती है, तो पहली बात ये ध्यान रखती है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबा और स्वस्थ जीवन। किसी भी देश के नागरिकों का अगर मतलब जीवन लंबा है, वो ज़्यादा उम्र तक जी रहे हैं और स्वस्थ वहाँ वो सही से रह रहे हैं, तो आपके पास ये रैंकिंग में वो शीर्ष स्तर पर आएंगे। फिर नॉलेज, ज्ञान की उपलब्धि कैसी है, लोगों का जो IQ लेवल कैसा है, लोगों का ज्ञान कैसा है, ये भी चीज़ देखी जाती है। और स्टैंडर्ड, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि एक अच्छा जीवन स्तर, ठीक है नहीं, एक अच्छा जीवन स्तर भी देखा जाता है कि लोगों के जीवन का स्तर क्या है, ठीक है नहीं, तो एक अच्छा जीवन स्तर भी देखा जाता है। और उसके बाद रैंक जो है, रैंक 0 से 1 के बीच में जारी की जाती है, और जिस देश की रैंक 0 आती है तो सबसे बुरी रैंक होती है, और जिसकी 1 आती है या 1 के पास आती है वो सबसे अच्छी रैंक होती है। 2021 के इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में। नॉर्वे में ये तीनों जो फैक्टर हैं वो शीर्ष लेवल पर है, यानी कि बहुत अच्छे हैं, इसलिए नॉर्वे पहले स्थान पर है। और भारत की जो रैंकिंग है वो 189 देशों में 129 है, यानी कि 189 देशों में भारत 129वें स्थान पर है, ठीक है नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की ग्रोथ या वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर, वहाँ के लोगों की नॉलेज और वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, एक अनुमान लगता है, ठीक है नहीं। ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट सही है, एक अनुमान बताता है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। तो ये नोट कर लिया आपने अनीशा, तो बताएं फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो चुका नोट, अच्छी बात है। अब हम अगला इंडेक्स पढ़ेंगे, मल्टीलेटरल
पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। मैं आपको मेन सूचकांक करा रहा हूँ जो आपके पास ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, ठीक है नहीं। मल्टीलेटरल, अगला आपके पास नंबर 3 है मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स। इसे बोला जाता है आपके पास मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स। इसे आ जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है नहीं। तो वही स्टार्ट करेंगे, पहले यही पढ़ेंगे कौन सी संस्था जारी करती है। तो पहले आपको यही बताना है कि कौन सी संस्था इसे जारी करती है। तो आपके पास मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स को कौन जारी करते हैं? यूएनडीपी। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूएनडीपी के द्वारा जारी कराया था। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अभी पीछे लिखवाया था, के द्वारा जारी किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है नहीं। तो वो जारी करता है इसे मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स को। दूसरी बात, आपके पास फैक्टर कौन कौन से इसमें यूज होते हैं? फैक्टर तो 3 फैक्टरों पर ये काउंट होता है। पहला आय में कमी, पहला देखा जाता है आय में कमी, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर इसमें देखा जाता है स्वास्थ्य, कोमा स्वास्थ्य, एक तो स्वास्थ्य और दूसरा आपके पास शिक्षा और आपके पास जीवन स्तर, ठीक है नहीं। दूसरा शिक्षा और तीसरा आपके पास जीवन निर्वाह स्तर, जीवन निर्वाह स्तर, ठीक है नहीं। तो ये फैक्टर काउंट किए जाते हैं। पहले देखा जाता है कि आय में कमी, यानी कि आपके पास आय में किस देश की आय में कितनी है, कमी कितनी में हो रही है, किस देश की आय ठीक है, ज़्यादा है, किसकी कम है, उसमें देखा जाता है। दूसरा, उस देश में स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है, लोगों के रहने सहने का स्तर कैसा है, इन सारी चीज़ों को काउंट किया जाता है। उसके बाद रैंक जो है वो जारी की जाती है। तो 2021 की रैंक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं 2021 की इसलिए बता रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट वाली, क्योंकि लेटेस्ट वाली ही आती हैं एग्जाम में कि 2000 मतलब ये आएगा मल्टीलेटरल आपके पास पॉवर्टी इंडेक्स या बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, ठीक है नहीं, 2021 में ऐसा आ जाएगा। यह आ जाएगा कि आपके पास मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स, इसे कौन सी संस्था द्वारा जारी किया था। ये पीसीएस के हो गए। आईएएस में पूछेगा तो आईएएस में पूछेगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही होगी। इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, पहली चीज़, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर फोकस किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट कि दोनों सही हैं। चौथा, दोनों में से कोई भी सही नहीं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आईएएस का बन जाता है या भारत की रैंक को शामिल कर लेगा, ठीक है। तो रैंक की बात करें तो भारत की जो रैंक है 2021 में रैंक जो है वो आपके पास है 66, यानी आपके पास 109 देशों में, यानी कि 109 देशों में जो भारत की रैंक है वो 66 है, ठीक है नहीं।
तो 109 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 66। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। तो आपके पास बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो भारत की रैंक कितनी है? 66, 109 देशों में, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, जो सो रहा है सोन दो। वो कहते हैं कि जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उसके बाद अपना आगे का इंडेक्स है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है नहीं, या ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये याद एक लिख लेंगे, ये नोट कर लिया था आपने भाई, ठीक है। अगला इंडेक्स है नंबर 4, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये आपके पास, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स आपके पास ये है। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स में इसे बोलते हैं आपके पास वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो पहला तो काम यही है कि कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, वो हमें बताना है कि कौन सी संस्था इसे इंडेक्स को जारी करती है। तो आपके पास इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन सी संस्था जारी करती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यह संस्था जो है इस इंडेक्स को जारी करती है, ठीक है नहीं। उसके बाद भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक आपके पास, इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की रैंक कितनी है भाई? तो इंडिया की रैंक है इसमें ग्लोबल पीस में आपके पास 135वीं, यानी कि भारत 135वें स्थान पर है शांति के मामले में। शांति के मामले में भारत 135वें स्थान पर है, ठीक है नहीं। और सबसे जो कम रैंक है, सबसे ज़्यादा मतलब विशांति वाला देश कौन है, जहाँ पर आपके पास शांति नहीं है, वो है अफगानिस्तान। तो नोट में करके लिख लेंगे आपने देखा होगा अभी तालिबान ने शासन किया अफगानिस्तान पर, तो सबसे जो आपके पास खलबली जिस देश में मची आपके पास 2021 में, जहाँ ज़्यादा शांति नहीं रही, तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, ये आप नोट कर लें। तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर इतनी भी जानकारी आप कर लेते हो तो आप क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। हाँ, इसमें फैक्टर नहीं है आपके पास। इसमें वही फैक्टर क्या देखा जाता है किस देश में ज़्यादा उथल पुथल रही है आपके पास, क्योंकि पीस का मतलब शांति, ठीक है। तो इसमें फैक्टर नहीं है आपके पास। उसके बाद एक अगला इंडेक्स है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है नहीं। एक आपके पास है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। अगला आपके पास इसमें नोट करेंगे 4 है 5, विश्व या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसे कहते हैं विश्व खुशहाली
रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसे ये बोला जाता है आपके पास विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है नहीं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या विश्व खुशहाली रिपोर्ट। कौन संस्था जारी करती है, ये आपको याद रखना है। तो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है आपके पास यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क। इस संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है नहीं। और आपके पास 2021 की अगर हम बात करें, फैक्टर, इसमें फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर हैं इसमें। फैक्टर कौन कौन से हैं, पहला फैक्टर यही है इसमें कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये काउंट किया जाता है। दूसरा काउंट किया जाता है इसमें सामाजिक सहयोग, सामाजिक सहयोग, ये काउंट किया जाता है। तीसरा इसमें काउंट किया जाता है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, तीसरा काउंट किया जाएगा स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, ठीक है नहीं, ये काउंट किया जाएगा। और चौथा इसमें काउंट किया जाएगा जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, ये आपके पास, ठीक है नहीं। और पांचवा आपके पास इसमें काउंट किया जाता है उदारता, उदारता या लोक विश्वास, ये आपके पास। भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक कितनी है आपके पास, भारत की रैंक तो नहीं है, लेकिन इसमें पहले स्थान पर कौन है, फर्स्ट पहले स्थान पर है फिनलैंड, फिनलैंड। और भारत जो है नाखुश देशों में चौथे नंबर पर है, ठीक है नहीं आपके पास। तो ये आपका पांचवा इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है भाई, इसे जारी किया जाता है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें फैक्टर है आपके पास, किन चीज़ों को याद रखा जाता है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि आपके पास पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे देखा जाता है कि कहाँ पर जीडीपी ज़्यादा है, ठीक है नहीं, प्रति व्यक्ति, ठीक है नहीं, प्रति व्यक्ति होता है कि कुल जीडीपी को उसकी जनसंख्या से किसी देश की भाग दे दी जाए तो भाग दे दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल जाती है, तो वो देखा जाता है किस देश की ज़्यादा है। स्वास्थ्य सहयोग देखा जाता है, सामाजिक सहयोग, सामाजिक सहयोग, कहाँ पर भाईचारा ज़्यादा है किस देश में, आपसी टकराव तो नहीं है लोगों में, द्वेष भावना तो नहीं। और स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है कि वहाँ लोगों के स्वास्थ्य जीवन यानी कि लोग कितने स्वस्थ रहते हैं,
उनके जीने की कितनी आयु है, ये सारी चीज़ें। जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, यानी लोगों को अपना जो जीवन विकल्प है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, ठीक है नहीं, वो चुनने की स्वतंत्रता है या नहीं है। और उदारता, लोग मतलब उदारता है वहाँ सरकार में, लोगों की बात को सुनती है। और लोक विश्वास, और वहाँ के लोगों का वहाँ की गवर्नमेंट पे विश्वास कितना है। तो इन सारी चीज़ों को काउंट किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत जितने भी नाखुश देश हैं उसमें भारत का स्थान है चौथे नंबर पर है। भारत के लोग जो है वो यहाँ की सरकार से, यहाँ की गवर्नमेंट से खुश नहीं है, ठीक है नहीं, ये बताता है। पहले नंबर पर फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं, वहाँ पर खुशियाँ ज़्यादा हैं और वहाँ पर आपके पास सहयोग ज़्यादा है लोगों में और स्वतंत्रता ज़्यादा है। तो ये आपके पास। उसके बाद एक आपके पास इंडेक्स आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये नोट कर लें भैया, अगर नोट कर लिया आपने तो बताएं। नोट हो चुका, अच्छी बात है। आगे लिखेंगे नंबर 6 ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। तो महत्वपूर्ण इंडेक्स मैं आपको करा रहा हूँ और इसमें अगला आपके पास है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, गैप रिपोर्ट। अनिल सारे भाई ये टाइम आपके हिसाब से सही है, इसमें आराम से शांतिपूर्वक पढ़ रहे हो आप, किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं। दिन में तो ये होता है कि बहुत सारे काम होते हैं कि यार वहाँ जाना है, घर वालों ने कोई काम बता दिया। इस समय आराम से फ्री बैठ के अपने डिज़ाइन में बैठ कर पढ़ रहे होगे, तो सही है ये टाइम आपके हिसाब से। चलो अच्छी बात है। तो इस समय आप अपनी आराम से डिज़ाइन में बिल्कुल शांतिपूर्वक, घर के सारे लोग सो चुके होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होगे, ठीक है नहीं। और अगर इस समय नहीं होती क्लास तो हो सकता है कि आप भी सो गए होते। तो ये सही क्लास टाइम तो सही है आपके पास, क्योंकि बिल्कुल इस समय आप खाना पीना करके और बिल्कुल शांतिपूर्वक क्लास को ले रहे होगे। ग्लोबल जेंडर गैप यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल, ठीक है नहीं, इसकी हिंदी आपके पास वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये आपके पास वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। उसमें आप ये याद रखोगे किस संस्था द्वारा जारी किया गया भाई। तो पहली चीज आपके पास किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो इसे जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। और जब इसमें एक बात और याद रखनी है आपको, जैसे जो संस्थाएं जारी करती हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और भी संस्थाएं हैं, उनके हेडक्वार्टर जरूर याद रख लेना। वैसे मैं आपको इकोनॉमी में कराऊंगा जब संगठन कराएंगे कि वर्ल्ड के जो आर्थिक संगठन हैं या विभिन्न ट्रेड संगठन हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जब उनके बारे में पढ़ाएंगे तो मैं चीज़ें कराऊंगा, महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आया तो हमें इसके एकदम कार्यालय, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में, तो एकदम याद कर लो आराम से, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार होता है नोट्स बनाने का। इसे शॉर्ट फॉर्म में WEF बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है वही आपके पास, स्विट्जरलैंड में जिनेवा है आपके पास। तो ये भी आपको याद रखना है। ये संगठन कैसा है, ये आपके पास गैर सरकारी संगठन है, ये भी याद रख लेना। चलो मैं बता देता हूँ। इस टाइप से नोट्स बनते हैं कि अगर किसी भी इंडेक्स की नोट्स बनाने हैं तो किसने जारी किया है,
और ये संगठन कैसा है? गैर सरकारी। गैर सरकारी का मतलब कि सरकार के बंदे इसमें इन्वॉल्व नहीं, मतलब होते तो हैं गैर सरकारी संगठन, लेकिन विभिन्न सरकारों से नहीं बना ये अपना एक स्वतंत्र संगठन है आपके पास, गैर सरकारी। और अर्थव्यवस्था की विभिन्न माप को, मतलब विभिन्न अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के बारे में, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में ये अपनी रिपोर्ट निकालता है और आपके पास बहुत सारी जो है जानकारी देता है, ठीक है नहीं। हाँ अच्छी बात है, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल का नहीं, तो मतलब हो जाता है। बहुत लोग सो गए होंगे, आपने देखा होगा भी आपके साथी लोग नहीं आए, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये सो ही रहे होंगे और क्या होगा। फिर आपके पास इसमें होता क्या भाई, रिपोर्ट में इसमें फैक्टर है आपके पास। अगर फैक्टर की बात करें तो पहले फैक्टर में आपके पास आ जाता है राजनीतिक शक्तिकरण। राजनीतिक शक्तिकरण, सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण आपके पास पहली चीज। दूसरी चीज आती है शैक्षणिक उपलब्धियां। दूसरी चीज आती है इसमें शैक्षणिक उपलब्धियां। ये दूसरी चीज आती है, किसी देश में शैक्षणिक उपलब्धियां कैसी हैं लोगों की। और तीसरी है आर्थिक भागीदारी। ये महिलाओं के संदर्भ में है, क्योंकि भाई जेंडर गैप जो है या वैश्विक लैंगिक अंतराल जो है महिलाओं के संदर्भ में देखा जाता है कि महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण कितना है, यानी कि राजनीति में कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, और शैक्षणिक उपलब्धियां कैसी हैं, महिलाओं की मतलब पढ़ाई कैसी है, किस लेवल की एजुकेशन प्राप्त होती है महिलाओं को। और तीसरा है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, ये आपके पास तीसरी चीज है। और चौथी जो चीज है वो आपके पास है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, तो ये चौथी भागीदारी भी है। तो ये 4 प्रकार के फैक्टरों पर काम होता है कि राजनीतिक सशक्तिकरण पहली चीज, और आपके पास शैक्षणिक उपलब्धियां, यानी कि महिलाओं का राजनीति में पार्टिसिपेशन कैसा है किसी भी देश में, वहाँ महिलाओं की एजुकेशन कैसी है, आर्थिक भागीदारी कितनी है, महिला जो है बिजनेस के कार्यों में कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, और स्वास्थ्य और उत्तरजीविता कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, और उनकी जो है उत्तरजीविता यानी कि रहने का स्तर कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को आपके पास काउंट किया जाता है। ये आपके पास अब भारत की रैंक क्या है भाई 2020 में या 21 में आपके पास, तो भारत की रैंक है आपके पास 2021 में, तो ये जारी नहीं हुआ, ठीक है नहीं। 2020 में भारत की रैंक थी 112, 153 देशों में भारत की रैंक 112 थी, और 2021 में आपके पास 140 है। 2021 की अगर मैं बात करूं तो 140 रैंक है भारत की 153 में, यानी कि 153 देशों में भारत का जो स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप में वो 140वां है। अब तुम लगा लीजिए, भारत और काफ़ी स्थान खिसक गया पीछे। पहले 2020 में 112 था, ठीक है नहीं, 2020 में कितना था, 2020 की मैं बात करूं तो 112 था 153 में, अब आपके पास 140 हो चुका है। तो इसका मतलब ये जो जितने भी मैं सूचकांक आपको बता रहा हूँ, इन सब सूचकांकों में भारत की रैंक जो है बहुत खराब होती चली जा रही है। तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर जो निवेशकर्ता होते हैं वो इन विभिन्न सूचकांकों को देखते हैं और उसके हिसाब से किसी भी देश में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और जब अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही है सूचकांकों में, तो इसका मतलब आपके यहाँ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं है। तो फिर बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी देश में, तो वो उनका जो विश्वास होता है सरकार पर, उनका जो विश्वास होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो क्या होता है, एक कमज़ोर पड़ता है। तो इसलिए वो भारत में इन्वेस्ट ना करके चाइना में या अदर जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उन्हें जो है प्रॉफिट मिल सके, ठीक है नहीं। क्योंकि भाई आप ये बताइए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी तभी तो कोई दवाई की कंपनी है अगर दवाई बनाती है, तो जब हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, लोगों को जागरूकता कम है स्वास्थ्य की, तो उनकी दवाई को खरीदेगा कौन। और जब लोग जागरूक हैं तो दवाई इंटरनेट से भी मंगा लेंगे, ऑनलाइन भी कर लेंगे आपके पास। तो इसलिए ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, अगला आपके पास इंडेक्स है, ये कौन सा था, 6 था मुझे लगता है, ठीक है। और अब हम 7 करेंगे, देख लेते हैं एक बार कौन सा था ये, 6 था। अब हम कौन सा करेंगे, 7 करेंगे। 7 आपके पास है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये इस बार तो नहीं जारी हुआ, लेकिन याद रखना है आपको, ईज ऑफ डूइंग, रिपोर्ट भी बोल देते हैं, इंडेक्स भी बोल देते हैं, इंडेक्स, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स कौन जारी करता है भाई, आपके पास वर्ल्ड बैंक जारी करती है। कौन जारी करता है इसे, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसे विश्व बैंक बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो विश्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है नहीं, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें आपके पास वर्ल्ड बैंक का भी जो एक शाखा है इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक की भी एक शाखा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है नहीं, इंटरनेशनल आपके पास फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एक वर्ल्ड बैंक की शाखा है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और ये 2021 में जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ये विभिन्न देशों में अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। और 2020-21 में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो लगभग बहुत ही कम रही है, कोरोना के कारण बहुत सारी जो आपके पास अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरे साल बंद रही 2020 में, तो इसलिए इसने 2021 में जारी नहीं किया है, ठीक है नहीं। बस आपको यही याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उसके बाद अगला आपके पास है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यहीं पे लिख लेंगे चाहे अगर लिखना चाहें तो हम, या चलो अगले पेज पे, चलो ये लिख लें, अगले पेज पे लिखते हैं। चलो 8वां आपके पास ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, ये आपके पास ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो विभिन्न देशों में इनोवेशन के बारे में जानकारी देता है। विभिन्न देशों में जो इनोवेशन के बारे में जानकारी देता है वो आपका है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है भाई, ये आपको बताना है कि ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, ठीक है नहीं। इसे आपके पास वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ठीक है नहीं,
इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है नहीं, ये आपके पास वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। फैक्टर क्या है भाई आपके पास? फैक्टर है इसमें, देखो इनोवेशन की बात है तो इनोवेशन की बातें आएंगी। फैक्टर है बौद्धिक इसका हिंदी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, WIPO इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, WIPO। और इसकी हिंदी है आपके पास वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है नहीं, ये इसका है आपके पास, सॉरी इसका नहीं, ये इसकी हिंदी है आपके पास, इसके आपके पास वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है ना, ये इसकी हिंदी। तो आपके पास वर्ल्ड यानी वैश्विक इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है नहीं, संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगर इसकी हिंदी लिखना चाहें तो इसकी भी लिख सकते हैं आगे पास, वर्ल्ड यानी वैश्विक इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक प्रॉपर्टी यानी संपदा ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। फैक्टर क्या क्या है आपके पास इसमें? तो फैक्टर आपके पास यही है कि इनोवेशन देखा जाता है, इनोवेशन के तरीके एवं ग्रोथ को देखा जाता है। ठीक है नहीं, को देखा जाता है, यानी कि किसी देश में आपके पास इनोवेशन कितना हो रहा है, उसके तरीका क्या है, और आपके पास उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है इनोवेशन की, नवाचार की। इनोवेशन को हिंदी में बोलते हैं नवाचार, नवाचार यानी कि नए नए तरीके। ठीक है नहीं, तो कितनी ग्रोथ हो रही है इस चीज़ को मापा जाता है। और ये जो संगठन है, इस संगठन का वही हेडक्वार्टर कहाँ है इस संगठन का, ये याद रख लेना, इसका WIPO का इसका हेडक्वार्टर, HQ का मतलब हेडक्वार्टर, ये आपका जिनेवा में है, और जिनेवा मैंने आपको बता दिया स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, ये याद रख लोगे। और 2021 में इंडिया की जो रैंक है, 2021 में भारत की रैंक वो कितनी आपके पास 46, कितने देशों में 132। तो 2021 में भारत की रैंक 46 है 132 देशों में। तो यहाँ तो भारत ठीक ठाक है। ठीक है नहीं, तो यहाँ हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये आपके पास होगी, मैंने आपको 8 इंडेक्स करा दिए महत्वपूर्ण वाले। ठीक है, और 1-2 इंडेक्स के बारे में आप और लिख लें जो आप बढ़िया कर सकते हैं आपके पास। जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं इंडेक्स। ठीक है नहीं, ज़्यादातर चीज़ें वैसे मैंने करा दी हैं ये आपके पास। एक आपके पास नोट करके लिखेंगे, ये कर लिया भाई नोट आपने, ये नोट किया कि नहीं? ठीक है, आपके पास तो 2-3 बातें और लिख लेंगे आपके पास। कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में और लिख लेंगे, या 9 नंबर लिख लेंगे
बस इसमें मैं ये बताऊंगा कि रिपोर्ट और किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, जो आपका क्वेश्चन अगर आता है पीसीएस लेवल में या आईएएस लेवल में बन जाए, ठीक है नहीं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है भाई आपके पास, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है आपके पास वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट जो है वो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड मतलब IMF द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, फंड या ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में IMF द्वारा, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जो है वो ये चीज़ जारी की जाती है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक आपके पास 10वां है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है भाई आपके पास, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है तो ये आपके पास जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है नहीं। ये जारी की जाती है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक मतलब ग्लोबल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपके पास IMF के द्वारा, और ये भी आपके पास वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये रिपोर्ट भी आपके पास IMF के द्वारा ही जारी की जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये भी आपके पास किसके द्वारा जारी की जाती है, इसी के द्वारा, बस यहीं पे लगा देंगे तीर, यानी कि इसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। उसके बाद 11वां है आपका, 11वां एक रिपोर्ट है आपके पास, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, यानी कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, रिपोर्ट, ठीक है नहीं। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट या ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है नहीं। ये किसके द्वारा जारी की जाती है आपके पास, ये जारी की जाती है दोस्तों, इसमें लिखेंगे, ये जारी की जाती है आपके पास विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है नहीं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये। और एक नोट करके और बात याद रख लिख लेना, नोट करके ये बात लिखना कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये भी आप याद रख लेना, महबूब उल हक के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक को मतलब किसने डेवलप किया है, को महबूब उल हक, महबूब उल हक
महबूब उल हक, जो एक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे, ठीक है नहीं, ब्रैकेट में लिख देना या यहाँ लिख देता हूँ बांग्लादेश, बांग्लादेश से संबंधित है, ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, द्वारा विकसित किया गया है, तो महबूब उल हक द्वारा ये विकसित किया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मेन चीज़ों को मैंने लिखवा दिया। अब आप एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी लिख लेना। मैं लिख देता हूँ यहाँ, है ना। अगर आपके पास नंबर 12 है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी होती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये भी आप याद रख लेना। तो मैंने आपको जो है महत्वपूर्ण ज़्यादातर इंडेक्स करा दिए और रिपोर्ट मैंने आपको करा दी, महत्वपूर्ण चीज़ें, ठीक है नहीं, जो आपके लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी, ठीक है। अब हम आपके पास आगे बढ़ेंगे, ये अपना चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं आपको, आप 2-3 पेज की जगह छोड़ दें जैसे मैंने आप पहले छुड़वाया था, और सारे क्वेश्चन आपके, या मत छोड़ें कोई बात नहीं, क्योंकि अगली बार जब मैं आऊँगा तो पहले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे हम, पिछले 2-3 चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जिससे आप समझ जाओ कि IAS PCS में क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है नहीं, मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में करेंगे डिस्कस। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम को, उसके बाद हम बैंकिंग को पढ़ेंगे, और फिर बैंकिंग के बाद मुद्रास्फीति को पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो पहले हम बैंकिंग सिस्टम को पढ़ लेते हैं, और बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, तो देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा मार्केट, पहले हम मार्केट को पढ़ेंगे, मार्केट क्या होता है, फिर मनी क्या होती है, जो मुद्रा है वो क्या होती है, और फिर अपना जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो ये नोट किया भाई आपके पास अभी अनीश आर्य, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अब आगे मार्केट, यानी कि मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम डाल दो हेडिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग एक मिनट रुको, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम लिख लो। तो इसमें आपके पास मार्केट भी आ जाएगा और बैंकिंग भी आ जाएगा। तो अभी अपना टॉपिक है,
अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी अगर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो शुरू से उनके समझ में आएगा। नया टॉपिक है, बस हम इसमें जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे हम पहले मार्केट को। मार्केट क्या है? मार्केट क्या होता है? तो मार्केट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मार्केट दो प्रकार का होता है, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी जिसे हिंदी में बोला था पढ़ने मार्केट, और दूसरा आपके पास है फैक्टर सर्विस मार्केट। फैक्टर सर्विस मार्केट, इसे बोला जाता है कारक सेवा मार्केट, ठीक है नहीं, बाजार और इसे बोला जाता है पण्य बाजार। पण्य का मतलब होता है वस्तु का, ठीक है नहीं, पण्य का मतलब कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु से, ठीक है। तो दो प्रकार के मार्केट होते हैं, एक तो जहाँ पर वस्तुओं का आप देखते होगे, आपके यहाँ भी लगता होगा वस्तुओं का लेन देन होता है, ठीक है नहीं, एक तो वो मार्केट है जहाँ वस्तुओं का आपस में लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है। एक होता है कि जहाँ सर्विस का क्रय विक्रय होता है, ठीक है नहीं। जैसे आप जाते हो सुबह को, आपको अगर कुछ काम कराना है, पेंट कराना, तो आप जाते हो मार्केट में और जो पेंटर होता है उसे अपने साथ बुला के ले आते हो और पेंट कराते हो, तो सर्विस को आपने परचेज किया। एक आप जाते हो थैला लेकर गाजर मूली भर लाते हो, तो वो आप वस्तु का परचेज कर रहे हो, या कोई भी खाने पीने की वस्तु लाते हो दुकान से, वो वस्तु का परचेज है। तो दोनों प्रकार के मार्केट हैं, आप याद कर लेना, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है, इसमें आपके पास बाजार में उत्पादित वस्तु, ठीक है नहीं, बाजार में उत्पादित, या आपके पास लिखो उत्पादित, बाजार में उत्पादित वस्तु का क्रय विक्रय, यानी कि बाजार में आपके पास जो भी उत्पादित वस्तु है उसका क्रय विक्रय जो होता है वो कमोडिटी मार्केट होता है। इसमें आपके पास सेवा कारक बाजार, मतलब आपके पास कारोबार या सेवा कारक मार्केट या कारक सेवा मार्केट, जहां श्रम कोमा आपके पास भूमि, सॉरी पहले भूमि लिखो, भूमि कोमा श्रम कोमा पूंजी की सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, का क्रय विक्रय होता है, का क्रय विक्रय होता है। तो आपके पास दो प्रकार के मार्केट होते हैं, एक तो होता है कमोडिटी मार्केट, एक होता है फैक्टर सर्विस मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है और फैक्टर सर्विस में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का। जैसे आपके पास किसी वस्तु के उत्पादन के लिए भूमि जरूरी होती है, श्रम जरूरी होता है, यानी लेबर चाहिए, पहले तो भूमि चाहिए फैक्ट्री लगाने को, फिर लेबर चाहिए, फिर पूंजी चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने को, और फिर उद्यमशीलता चाहिए, यानी कि निवेश करने की क्या चाहिए आपके पास, निवेश करने की एक इच्छा शक्ति चाहिए, और प्रबंधन, उसका प्रबंधन अच्छा हो वो चाहिए। तो ये एक प्रकार से उत्पादन की प्रक्रिया के भाग हैं। तो एक मार्केट जो फैक्टर सर्विस मार्केट है, वहाँ पर भूमि का, श्रम का, पूंजी का, इन सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय, ठीक है। तो ये मार्केट में मैंने आपको पढ़ाया, और आज की क्लास में हम यहाँ तक ही करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक है तो सारे लोग जुड़ जाएंगे तो उनके सामने अच्छे समझ में आएगा उनके भी, और वरना उनके दिमाग से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम करेंगे, और बाकी अपनी क्लास जैसा होगी, कल आपकी छुट्टी होगी, कल संडे है, ठीक है। तो कल संडे आपकी छुट्टी होगी, तो बाकी क्लास
जैसे परसों होगा अपना तो परसों करेंगे, ठीक है। परसों शायद उसकी होगी जो क्या नाम उसका, बिहार की होगी, और बिहार में आपका लास्ट क्लास होगी बिहार की, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा बिहार, ठीक है। और फिर आपके पास मंगलवार में इसकी क्लास होगी, तो वहाँ हम फिर करेंगे इसे। आप फिर कंटिन्यू करना होगा तो फिर कंटिन्यू इकोनॉमी करेंगे, ठीक है। जैसे भी होगा देखा जाएगा। गुड नाइट भैया निशा। वन मैन आर्मी रहे आज तो, आप लास्ट तक डटे रहे। ओके।